Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing an RK9. Dear CS professional students, chapter number 2 टॉपिक रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप। जी हाँ, पार्ट फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं सारी क्लासेस लगातार मिल रही भाई। टेस्ट ट्रैक भी मिस मत करो। एग्जाम में ना अच्छा जम्पशन चाहिए ना, मतलब बहुत बढ़िया मार्क्स चाहिए। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो। टेस्ट सीरीज इंश्योर तो करता ही है, तुम पास हो गई होगे, लेकिन बेटा स्कोर बहुत चले जाता है, तो टेस्ट सीरीज मिस मत कीजिएगा। ऑलराइट, एंड कर रहे हो तो तुम्हारी मर्जी भाई, एग्जाम आ जाएंगे पता लग जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करें चैप्टर 2। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने सेक्शन 235 एंड 236 जब हमने प्रिपेयर किया था तब भी समझा था, यहां और डिटेल में समझाऊंगा। दूसरा, याद रखिएगा ये चैप्टर अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्लस अभी तुम लोग ट्रेनिंग पे जाओगे या फिर जॉब पे जाओगे तो ऑफ कोर्स वहां भी तुमको बहुत बहुत मदद मिलने वाला है भाई आज के सेक्शन से। सो ध्यान दीजिएगा। आइए सीखते हैं, बहुत कुछ सीखना है हमको। देखो ध्यान सुनना। पहली बात तो ये कि जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना टेक ओवर रेगुलेशंस को लेके, जी हाँ, दो बातें पहले समझ लेते हैं। अगर बच्चे का इस कॉन्सेप्ट, इस एक्विजिशन और टेक ओवर को लेके क्लियर है, एग्जीक्यूटिव में बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलता है ना, तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, मतलब एक बार देखते ही याद हो जाएगा। और जिसका बहुत कंसेप्ट वीक है तो भाई बेसिक पहले समझ लो। वैसे फिर भी कोशिश करूंगा कि यहाँ पे भी बेसिक मैं बताऊं आपको, ठीक है। आइए सीखते हैं फटाफट से। देखिए, जब हम बात करते हैं, दो टर्म्स हमें सुनने को मिलती हैं, टेक ओवर एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन, ठीक है। सब्सटेंशियल एक्विजिशन, टेक ओवर और एक सब्सटेंशियल एक्विजिशन। फटाफट सुनना। जब हम टेक ओवर कह रहे हैं ना, ध्यान सुनना, जब हम लोग टेक ओवर बोल रहे हैं तो यहां पर मतलब यहां ये कहना चाह रहा है कि कंपनी ए, मान लो कंपनी ए लिमिटेड और एक कंपनी बी लिमिटेड। ध्यान से सुनना, एग्जांपल समझाऊंगा, क्लैरिटी बहुत अच्छा आएगा, सुनना ध्यान से। कंपनी ए लिमिटेड बी लिमिटेड को विदाउट कंसेंट या विदाउट स्पेसिफिक एग्रीमेंट क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल कर रही है कैसे? कंट्रोल कर रही है उसके मैनेजमेंट को या फिर वोटिंग राइट्स के थ्रू। क्या सर, मतलब कंपनी ए लिमिटेड कोई कॉन्सेंट वॉन्सेंट नहीं लेंगे तुम्हारा, सीधा तुमको कब्जे में लेंगे। कैसे? बी लिमिटेड और तुम्हारे मैनेजमेंट को या तुम्हारे वोटिंग राइट्स को हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है सर। इसे हम ना टेक ओवर को ऐसे केसेस में होस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। होस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। जब वर्ड आता है, ध्यान सुनना, वैसे तो जनरली दोनों टर्म्स एक साथ यूज की जाती हैं, सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर कोड हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन टेक ओवर कैसे अलग है। अच्छा, दूसरी बात, सब्सटेंशियल एक्विजिशन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर बात कर रहा है नंबर ऑफ शेयर्स की, बट मजे की बात यह है कि अंडर दिस रेगुलेशंस, जी हाँ, ऐसा कोई स्पेसिफिकली नंबर या क्वांटिटी नहीं बताया गया ऑफ द शेयर्स कि उसे सब्सटेंशियल कहा जाएगा। लेकिन हम एक तरफ ये कह सकते हैं कि भाई यहां ना कहीं एक एग्रीमेंट है, और एक सिंपल वर्ड्स कहूं तो फ्रेंडली टेक ओवर की तरफ हुआ है। कैसा हुआ? फ्रेंडली टेक ओवर होगा। तो एक्विजिशन तो है ऑफ कोर्स, लेकिन वो कैसा होगा? फ्रेंडली। टेक ओवर में तो स्पेसिफिकली हमें क्या सुनने को मिल गया? भैया कंट्रोल कर रहा है मैनेजमेंट को, वोटिंग राइट्स हाथ में ले गया ए बी लिमिटेड के। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? सब्सटेंशियल एक्विजिशन के अंदर कंसेंट है, कंसेंट लेके ही भाई सारे काम हो रहे हैं। जैसे कंपनी का मान लो शेयर होल्डर है और सिग्निफिकेंट भैया बेनिफिशियल ऑनर है, उसके पास मान लीजिएगा 10%, 15%, 20% उसके पास होल्डिंग्स हैं। अब आप, एक बंदा है जो खरीदना चाहता है जिसका नाम है एक्वायरर, उसने भैया एग्रीमेंट किया, भैया मैं तेरे को बेच दे अपनी इक्विटीज, उसने उससे खरीद लिया, तो सब्सटेंशियल एक्विजिशन तो हुआ। अब कोड में कहीं डेफिनेशन नहीं दे रखा कि सब्सटेंशियल के अंदर कितना परसेंटेज होना चाहिए, 5% होना चाहिए, 10% शेयर होना चाहिए, 15% होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ये ट्रांजैक्शंस हम लोग कंसीडर करेंगे और समझेंगे कि कैसे वो सब्सटेंशियल बन जाएगा। बट एक सिंपल वर्ड में समझे, सब्सटेंशियल एक्विजिशन का मतलब जहां पे कॉन्सेंट बीच में आ गया जी। आइए मॉड्यूल में पहली बात को इससे सीखते हैं। देखो, वेयर एक्वायरर टेक्स, और देखो याद रखना भाई, कोई अगर मॉड्यूल से नहीं पढ़ रहा मत देखो क्लास को, बिल्कुल मत देखो, क्योंकि मॉड्यूल में क्वेश्चन छुपे हुए, सारा पेपर यहीं से निकल रहा है और तुम जानते हो लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते हो, ठीक है। और जो लोग तुमको शॉर्ट नोट से पढ़ा रहे हैं, तुम वहां पढ़ लो, बहुत अच्छा रहेगा। आओ ध्यान दो बेटा, यहां पर when an acquired takes over the control of target company, it is known as takeover. When acquired, the substantial quantity of shares or voting rights of target company results into a substantial acquisition of shares. बहुत सिंपल से स्लाइडली डिफरेंस क्या है?
कि जब वो कंट्रोल ले रहा है, ए लिमिटेड ने हमारे एग्जांपल में बी लिमिटेड के ऊपर क्या कर लिया, कंट्रोल ले लिया। कैसे? उसका मैनेजमेंट कंट्रोल कर लिया, उसका वोटिंग राइट्स कंट्रोल कर लिया, उसे हम टेक ओवर कह रहे हैं। यूजुअली मैंने कहा इसे होस्टाइल टेक ओवर माना जाता है। सब्सटेंशियल एक्विजिशन के अंदर क्या कह रहा है, जब मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्वांटिटी ऑफ शेयर्स एक्वायर की जा रही है। अब देखो, the term takeover and acquisition are used interchangeably but slightly different connotation. A takeover is a special form of acquisition that occurs when a company takes control of the another company without the acquired firm's agreement, मतलब without the consent. And takeover that occurs without the permission, commonly known as hostile takeover. अभी समझेंगे आगे, friendly takeover, hostile takeover, bailout takeover, सब समझेंगे। Acquisition कहता है फ्रेंडली टेक ओवर। कैसा कह रहा है क्वेश्चन, कैसा है? फ्रेंडली टेक ओवर्स व्हेन एक्वायरिंग कंपनी हैज परमिशन ऑफ द टारगेट कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू परचेज एंड टेक ओवर द कंपनी। मतलब यहां पे कॉन्सेंट होगा, टारगेट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कॉन्सेंट लिया जाएगा, उनका कॉन्सेंट होगा, फिर ऑफ कोर्स टारगेट का मतलब बोर्ड लोग देगा, बोर्ड का मतलब आगे फर्दर ना शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लगेगी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, वो फ्रेंडली टेक ओवर है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, हम कह गए हैं कि होस्टाइल टेक ओवर का मतलब क्या हुआ, विदाउट द कंसेंट, और फ्रेंडली टेक ओवर का मतलब सब्सटेंशियल एक्विजिशन। नाउ अब दोनों केस में सुनना ध्यान से। एक्विजिशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी एट अ प्राइस कॉल्ड एक्विजिशन प्राइस ऑफ एक्विजिशन प्रीमियम। ऑफ कोर्स भैया कुछ ज्यादा में मिलेगा तभी तो बेचेगा सामने वाला, तो एक्विजिशन प्राइस या एक्विजिशन प्रीमियम कहा जाता है उसे। एंड दिस टाइम ये कैसे हो सकता है, कैश में हो सकता है या फिर एक्वायरिंग कंपनी के शेयर्स मिल सकते हैं आपको। अब देखो मैं पहले तुम्हें बता दूं, ये मैं क्यों कहानी सुना रहा हूँ, उस बच्चे को सुना रहा हूँ कहानी जिसको बिल्कुल ही नहीं पता हो, बिल्कुल ही ना पता हो। बाकी जो लोग पहले से जानते हैं बेटा, आगे बहुत कुछ है आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। और अगर लगता है कि सर पता है अच्छे से, तो ये वाला क्लास मत पढ़ो, दूसरा क्लास प्रिपेयर करो जल्दी से जल्दी। ऑलराइट, चलो तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया, भी एक बार हमको क्लियर हो गया, ठीक है। सो अब ध्यान सुनना, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर के अंदर दो कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हम जो जानते हैं ना। एक होगा टेक ओवर, जब हम बात करेंगे अनलिस्टेड कंपनी के लिए, और एक होगा हमारे लिए लिस्टेड, अरे चल जाओ यार, लिस्टेड कंपनी के लिए, ठीक है। अब कई बार बच्चा सोचता है कि बोला नहीं यार टेक ओवर का मतलब हो गया लिस्टेड कंपनी, मतलब यही कॉन्सेप्ट है। नहीं, उनके लिए कह रहा हूं जिन्हें वो लगता है कि सिर्फ टेक ओवर का मतलब सेबी के ही रूल्स पढ़ने हैं, सेबी के रूल्स पढ़ने हैं। भाई सुनो ध्यान से, अनलिस्टेड कंपनी के टेक ओवर को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और किया हुआ है हमने, आपको याद होगा सेक्शन 235 एंड 236 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है अपने आप में जबरदस्त। एंड आपने याद है हम लोग को चैप्टर किया था कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन रूल 2014, जिसमें रूल नंबर 26A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से सुनना। मैं आज कवर करने वाला हूं पहले अनलिस्टेड कंपनी टेक ओवर, क्लियर एकदम। अब देखो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहां क्लियर हुआ होगा, आगे हम देखते हैं। देखो अब ये कुछ बातें जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, ये पहले से इसलिए हाईलाइट कर रखी ताकि आपका ध्यान पे जाए मॉड्यूल में से। देखो, एन एक्विजिशन इन्वॉल्व्स परचेज ऑफ वन एंटिटी बाय अनदर, new company does not emerge from the acquisition, rather an acquired company or target firm is often consumed or ceases to exist and its assets become the part of the acquiring company। जैसे एग्जांपल में जो कंपनी हमारी ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड क्या करेगा, जब इस पे अपना कंट्रोल ले लेगा तो कोई नया कंपनी ना क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, there is no creation of new entity। in simple words we can say that कंपनी बी लिमिटेड के को ये कंज्यूम कर लेगा अपने अंदर, एंड लेटर ऑन अगर देखा जाए तो कंपनी बी का जो अस्तित्व है जी है वो यहां अच्छा खत्म नहीं हो रहा है, समझना। उसका पूरा तरह से कंट्रोल अब ए के हाथ में चला गया, पूरा तरह से हाथ चला गया किसके, ए लिमिटेड। अब ध्यान से सुनना एक इंपॉर्टेंट बात, तो क्या सर यहां पर टैक्स अजम्पशन, जो टैक्स कंसेशन जो अमलगमेशन टाइम पे दी जाती हैं, क्या वो यहां पे मिलेंगी? जैसे अनऑब्जर्व्ड लॉसेस हैं या डेप्रिसिएशन है, या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है या अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन, क्या वो भी यहाँ बेनिफिट मिलेंगे? आंसर इज नो। याद रखिएगा इस बात को, यहाँ पर वो बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं। बात पकड़ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपनी यहाँ पे समझेगा, जैसे हमने अमलगमेशन में देखते हैं, नया एंटिटी क्रिएट होता है और वो फिर सब कुछ उस पर्टिकुलर कंपनी जो कि अमलगमेटेड कंपनी होती है वहां ट्रांसफर हो जाता है, पर ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। आप ध्यान समझ रहे हैं? ऑलराइट सर, ऑलराइट सर।
अब देखो ऑब्जेक्ट एग्जाम में हो सकता है कई बार पूछ ले, भाई भरोसा नहीं है, तुम ओवर स्मार्ट होके मत चले जाना, अरे ठीक है जी कर लेंगे, ऑब्जेक्ट कौन पूछेगा, आ सकता है। और 2 मिनट खेले। देखो कहता है जी टेक ओवर का बेनिफिट क्या है, मतलब बेनिफिट क्या है, सेविंग ओवरहेड्स एंड अदर वर्किंग एक्सपेंसेस। ऑफ कोर्स अब सोचने वाला बात है, कंपनी ए कंपनी बी को क्यों पकड़ना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि नया सेटअप लगाना, नया पूरा इंफ्रा रेडी करना, ठीक है, और बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, वो सब बच जाएगा। सबसे बड़ी बात टाइम सेव होगा, तो सेविंग ओवरहेड्स एंड वर्किंग एक्सपेंसेस। दूसरा बात प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, पहले पॉइंट सेट कर लेते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा। तीसरा डाइवर्सिफिकेशन इन बिजनेस। चौथा इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। 4 पॉइंट्स मेरे साथ याद करो पहले अभी, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे भाई। पहला तो हमारा कहेगा सेविंग ओवरहेड्स एंड वर्किंग एक्सपेंसेस, सेविंग ओवरहेड्स एंड वर्किंग एक्सपेंसेस मेरे साथ याद कीजिएगा भाई। एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी, प्लस इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। आओ प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होगा भाई, देखो समझो, एक्वायरिंग फ्रॉम कंपैरेटिबल प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटेंस, ये सब मिलेगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट में डेवलपमेंट होगा। पहले हमारी कंपनी ना भैया जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही थी ऑलमोस्ट आउटडेटेड थी, हमें अब नया टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, जो कंपनी अच्छी ऐसी कंपनी मार्केट में जिसके पास टेक्नोलॉजी है, हाँ, और उसको एक्वायर किया जाए तो भैया अपने लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर हो रहा है। या फिर हम बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस, आप अपना नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। टाटा ने क्या किया जगुआर के साथ में, जगुआर का ब्रांड नेम आया, साथ में उसका गाड़ी लैंड रोवर बहुत फेमस गाड़ी है, वो भी साथ में मिल गया ना, मतलब वो प्रोडक्ट उसका देखा जाए बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन हुआ, उसका प्रोडक्ट लाइन इंप्रूव हुआ। ऐसे ही इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ऑफ कोर्स यार। क्रिएट शेयर होल्डर्स वैल्यू एंड वेल्थ, भाई सबसे बड़ी बात तो यही है, शेयर होल्डर को देखो जो पैसा उन्होंने इस्तेमाल किया आपके बिजनेस में, पिनोट इन्वेस्ट किया, अल्टीमेटली इन्हीं का ही वैल्यू बढ़ेगा। बात पकड़ मारा, जो शेयर्स की इन्वेस्टमेंट्स, अब एमआरएफ का एग्जांपल ले लो, इन्फोसिस का एग्जांपल ले लो, एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था 10-10 20 हजार रुपए लगाए थे, आज उनका पैसे का अमाउंट कहाँ है, इन करोड्स। सो अचीव इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ऑफ स्केल समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं, मतलब आपका कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली अज्यूम कीजिएगा प्रोडक्शन कॉस्ट ही कम हो जाएगा। एक कंपनी जो है मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग करती थी, वो उसका काम क्या था, असेंबल करती थी बेसिकली, मान लीजिए इंजन कार का खुद बनाती है। जैसे चलो एक एग्जांपल देके समझाते हैं, मारुति है, हाँ, अब मारुति का इंजन, चलिए मान लीजिए हम एक बार कहते हैं मारुति अपना इंजन बना रही है, वैसे जापानीज का टेक्नोलॉजी यूज करती है वो, तो मारुति अपना इंजन बना रही है मान लीजिएगा, ठीक है, और यही कंपनी सीट्स एंड टायर्स जो है वो मान लीजिएगा टायर जो ले रही है एमआरएफ से। अब मारुति अगर मान लीजिएगा टेक ओवर कर लेती है एमआरएफ को, तो उसके लिए तो क्या बेनिफिट हो गया कि टायर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो हमें खर्चा करना पड़ता था, मतलब खर्चा का मतलब भैया ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसको सेल करेगा, सेल में जो कॉस्ट आएगा वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। अब सीधा हम ही इसको कंट्रोल कर रहे हैं। बात पकड़ में आ रहा है, पॉइंट्स याद कर रहे हैं भाई, दलादर जल्दी जल्दी। तो पहला पॉइंट्स का ठीक है, हमने जल्दी बोलो एक बार फटाफट से, सेविंग ओवरहेड्स, ऑलराइट सर। दूसरा वर्किंग एक्सपेंसेस बचेगा हमारा। दूसरी बात अचीव व्हाट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके अलावा हम देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, फिर इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, improve the shareholders, of course create the shareholders value and economic of scale, secure substantial facilities का मतलब सारी facilities all over, चाहे टेक्निकल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेबर हो, या आपके रॉ मटेरियल हो, एस्पेक्ट्स हो, यू नो व्हाट, क्योंकि जब एक बड़ा साइज बन जाता है तो इवन आप नेगोशिएट कर सकते हैं रॉ मटेरियल परचेस करते वक्त डील को। Alright, and to achieve the market development, of course, अब एक लॉजिकल बात है यार, लैंड देखो, लैंड रोवर जगुआर को एक्वायर करने के बाद में आपका मार्केट बढ़ा नहीं बढ़ा टाटा का, हाँ, तो सिंपल सी बात है, आपका मार्केट भी बढ़ जाएगा। याद रहेगा अचीव मार्केट डेवलपमेंट, ये मैं चाहता हूं एक बार गो थ्रू जरूर कर लें इन पॉइंट्स में। क्या भरोसा नहीं है भाई, एग्जामिनर का पूछ ले तो पूछ भी ले। ऑलराइट, सो क्लियर एकदम, पॉइंट्स क्लियर है। ऑलराइट, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेविंग ओवरहेड्स एंड वर्किंग एक्सपेंसेस, प्लस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्लस बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, फिर इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, क्रिएट शेयरहोल्डर्स वेल्थ and achieve economic of scale, and last will achieve secure substantial facilities, and last one is achieve the market development। चलिए अब अगर टाइप की बात करें, काइंड ऑफ टेक ओवर 3 तरह का हमने बात किया अभी। फर्स्ट वन इज फ्रेंडली टेक ओवर, आई होप समझ में आया होगा आपका, जहां पर कोई कंसेंट नहीं होता है टारगेट कंपनी का
मतलब विदाउट कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द टारगेट कंपनी एक कंपनी दूसरे कंपनी को कंट्रोल करता है। देखो देखो फ्रेंडली टेक ओवर, अच्छा फ्रेंडली बोल रहे हैं, ठीक है, होस्टाइल बोल पड़े हम लोग, पहले होस्टाइल पढ़ लेते हैं। देखो कहता है होस्टाइल टेक ओवर के अंदर क्या है, डज नॉट ऑफर द टारगेट कंपनी प्रपोजल टू एक्वायर इट्स अंडरटेकिंग बट स्लाइटली एंड रिलेटेडली परस्यूज द एफर्ट्स टू गेन कंट्रोल अगेंस्ट द विशेस ऑफ द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट। अगर अपोजिट कर दो तो फ्रेंडली हो गया। फ्रेंडली में क्या होगा, विद द कंसेंट ऑफ टेकन ओवर कंपनी an agreement between the management of two companies through the negotiation and takeover bid and maybe with the consent of the majority or all shareholders of target company, also known as negotiated takeover। बेल आउट में क्या होगा, आपने देखा होगा ना, कोई सिक फाइनेंशियल कंपनीज है, मतलब ऐसा कंपनी है जो भैया फाइनेंशियली वीक है, तो यूजुअली ऐसी कंपनीज को भी टेक ओवर कर लिया जाता है, इसे हम बोलते हैं बेल आउट। जनरली क्या होता है इसमें समझना, क्रेडिटर ने हमला कर दिया, फाइनेंशियल ने हमला कर दिया, भैया हमारा पैसा दे। अब कंपनी बेचारी ऐसे खड़ी हुई है, क्या करूं, पैसा है नहीं, तो एक ऐसा मसीहा आएगा जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एक्वायरर, वो एक्वायर करेगा उस कंपनी को, और जो जो भी अमाउंट होगा इनका क्रेडिटर्स का या बैंक्स का जो भी पेंडिंग होगा उसको पे ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे बेल आउट वर्ड यूज किया जा रहा है इस पर्पज के लिए। Take over of financially sick company by a profit earning company to bail out the former is known as bailout takeover. There are several advantages for profit making company to take over a sick company. The price would be very attractive as creditor, mostly banks and financial institutions having a charge on industrial assets would like to recover the extent possible। बात पकड़ में आ रहा है। तो तीन टाइप के हमने यहाँ पे देखे, फ्रेंडली, होस्टाइल एंड टेक ओवर। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कई बार क्या होता है ना, आपकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड क्वेश्चन चल जाता है, बच्चा इन क्वेश्चंस को सोचता है कि अरे यार ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में ना, हम तो रेगुलेशंस पढ़ेंगे डिटेल में, हम तो सेक्शंस पढ़ेंगे डिटेल में, और कई बार एग्जाम में उठा लगा आपसे पूछ लिया कि बेनिफिट्स क्या होंगे या टाइप्स के साथ डिस्कस कीजिएगा, तो एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, इसके हल्के में ना लेके जाएं। चलिए अब अगर हम बात करें तो ये सेबी में डेवलपमेंट में नहीं कह रहा पढ़ने के लिए, आई सजेस्ट तुम्हारे पास अगर वक्त अलग से हो तो तुम रीड कर सकते हो, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे रिड्यूस हुआ, सारी एस्पेक्ट्स मैं लेके आ रहा हूं मेन अभी एस्पेक्ट्स के ऊपर, जो कि हम बात करने वाले हैं लीगल एस्पेक्ट्स। हम कंपनीज एक्ट में समझेंगे, सेबी में समझेंगे, सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर रेगुलेशंस के अंदर, प्लस सेबी एलओडीआर, ये डिटेल में हम लोग समझेंगे और अच्छे समझेंगे भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब कंपनीज एक्ट के पर्सपेक्टिव से कहें तो अभी समझाते हैं, पर एक बात फिर समझ लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है, यहां पे कह दूं, अभी ना हम लोग देखो, अभी ना हम लोग देखो क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव समझेंगे। जैसे पहले यहां देख रहे हैं लीगल एस्पेक्ट्स, तो तीन बहुत सिंपल सी है, अभी सुनते ही समझ में आ गया होगा। कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 235 एंड 236 एंड रूल 26 ऑफ कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन रूल से हम सीखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज रखना। फिर हम लोग सबसे भी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस सीखेंगे, एंड प्लस उसके साथ सीखेंगे क्या वाला, सेबी एलओडीआर। अब इंपॉर्टेंट बात समझना, अगर कंपनी लिस्टेड है तो तीनों ही अप्लाई होने वाले हैं भाई, समझना ध्यान से, ये तीनों ही अप्लाई होने वाले हैं। प्लस अब देखो लॉजिकली सुनना, SCRA सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट और इसका एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स जो हैं, रूल्स की बात करूं स्पेसिफिकली, रूल्स की याद रखिएगा रूल्स, तो उसमें रूल नंबर 19A एंड 19 अभी सब समझाऊंगा ना, उसकी एक मैंडेटरी एस्पेक्ट्स है, मतलब मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आप लोग जानते हो कि 25% वो मेंटेन करना जरूरी होता है। तो लिस्टेड कंपनी के पर्सपेक्टिव से ये चार बातें हमको याद रखनी होंगी। कौन कौन से रेगुलेशंस, कंपनीज एक्ट हो गया, सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर हो गया, प्लस हमारा सेबी एलओडीआर एंड SCRA के रूल्स याद रहेगा, सिंपल बात है, भूल ना जाना। अच्छा अब जब हम बात करेंगे अगर यही टेक ओवर अनलिस्टेड कंपनी का है तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन, जैसे मैंने कहा, सेक्शन 186 की तरफ ध्यान जाएगा हमारा, प्लस सेक्शन 235 236 याद रहेगा। बोल लो भाई, लिख रहे होगे तो अच्छे इंप्रेसिव होगा आपका आंसर। अब देखो कंपनीज एक्ट 13 कहता है सेक्शन 186 अप्लाई टू द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स थ्रू अ कंपनी, सेक्शन 235 and 236 ऑफ कंपनीज एक्ट lay down the legal requirements for the purpose of takeover an unlisted company through the transfer of undertaking to another company। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात पहले सुन लो ताकि क्लैरिटी आ जाए। देखो ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा जब हम बात करेंगे टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, ध्यान सुनना, अब इसमें क्या होने वाला है, ध्यान सुनते रहिएगा। ट्रांसफरर कंपनी, फिर आएगी हमारे साथ ट्रांसफरी कंपनी, ध्यान सुनना, एक बार समझ में आएगा ना फिर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ध्यान सुन लो बस एक बार।
अब ध्यान सुनो क्या हो रहा है। जब ट्रांसफर कंपनी, देखो ध्यान सुनना, जब यहां पर ट्रांसफरी कंपनी क्या चाहती है भाई, हम तेरा कंट्रोल चाहते हैं, हम तुम्हें एक्वायर करना चाहते हैं, हम तुम्हें टेक ओवर करना चाहते हैं। दोनों बात ध्यान सुनना। अब यहां पर देखो, ट्रांसफर कंपनी जो है ना, इसका शेयर होल्डर लोग पहली बात तो इसे कह रहे हैं कि भाई कितना टेक ओवर लेना, देखो कितना लेना पड़ेगा, कहता है 90% इन वैल्यू, क्या शेयर्स 90% वैल्यू, शेयर्स इन 90% ऑफ वैल्यू। और यहां पर क्या कह रहा है, कंसेंट ऑफ 90% शेयर होल्डर्स इन वैल्यू। मतलब ये टेक ओवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात समझेगा कि ट्रांसफरर कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो इसका कॉन्सेंट है। और कॉन्सेंट कैसे देगा, 90%, मतलब 90% वैल्यू शेयर होल्डर अगर इस बात की कंसेंट दे रहे हैं, तब यहां पर ट्रांसफरी कंपनी को 90% मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आता है, सुनना ध्यान से, वो बताना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये आता है कि सर जो रेस्ट ऑफ द 10% है ना, अरे यार क्या चक्कर है, रेस्ट ऑफ द 10% है ना, 10% इसे बोलेंगे हम लोग क्या, डिसेंडिंग शेयर होल्डर। लॉजिक समझ लेना, फिर बहुत इजी है समझ लेना सब कुछ। रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर का डिसेंडिंग शेयर होल्डर हमारे के, डिसेंडिंग शेयर होल्डर लोग है हमारा, ठीक है सर। प्रॉब्लम ये आता है कि डिसेंडिंग शेयर होल्डर की वजह से ही, क्या कहना है, डिसेंडिंग शेयर होल्डर की वजह से ही सेक्शन 235 अट्रैक्ट हो जाती है। सेक्शन 235 ने प्रोसीजर बताया हुआ है कि डिसेंडिंग शेयर होल्डर के भी शेयर्स लेने पड़ेंगे। लेजिस्लेचर ने सेक्शन 235 डालते ही ये बात साफ साफ कह दिया कि डिसेंडिंग शेयर होल्डर अपना शेयर सरेंडर कर दो। क्या सर, सरेंडर कर दो जो रहता था 10% है। मतलब सर पहली इंपॉर्टेंट बात कि 90% तो तुमको लेना ही लेना है। ट्रांसफरी कंपनी देखो 90% तो लेना ही लेना पड़ेगा। बोलो ठीक है सर ले लेंगे। सर अगर बाकी का क्या करें, तो दूसरी बाकी का क्या मतलब, यहाँ पे जो 10% बाकी रह गया या उससे कम भी हो सकता है, 7% हो सकता है, 5% हो सकता है, इसके लिए सेक्शन 235 अट्रैक्ट हो जाएगा। वो बताता है प्रोसीजर, ठीक है, बात याद रहेगा, ठीक है सर। अब क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान सुनना इसमें, अगर मान लो अगर 100% ही कंसेंट दे देते ट्रांसफरर कंपनी के सारे शेयर होल्डर, कहते भाई हम सब तैयार हैं, हमारा शेयर ले लो, ऑलराइट सर, तो यहां पर सेक्शन 235 अट्रैक्ट ही नहीं होता। ये बात लॉजिकल छोटी सी है, समझ लेना। सेक्शन 235 अट्रैक्ट ही कब हो रहा है, जब डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स एक्वायर करने। तुमने टाइटल पढ़ा था, तुम्हें पढ़ाया भी है, याद रखना, सेक्शन 235 का टाइटल ही पढ़ाया था कि परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स, याद आ रहा है। अगर मिनॉरिटी शेयर होल्डर नाम का कोई चीज ही नहीं है, सबका सब कंसेंट दे गया, तो फिर ये अट्रैक्ट नहीं होगा। ये बात समझ में आया है। और तो ये सारी बातें कब लग रही होंगी, जब पढ़ेंगे, जब सर बेसिकली डिसेंडिंग शेयर होल्डर है। And also deal with the provision compromise arrangement and includes takeover. All right, sir. Listed company के केस में हम लोग आगे देखेंगे अभी। Now section 237(12) कहता है any person aggrieved by party make an application to the tribunal in the event of any grievance with respect to takeover offer of the companies other than the listed companies. Of course अगर ऐसा हुआ तो ट्रिब्यूनल को आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन एक बात समझना, अगर ये कहानी ऐसी होती, ध्यान सुनना, ऑपरेशन में मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए भी तो 1/10 चाहिए होता है भाई, एलिजिबिलिटी चाहिए ना, एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए, तो बोले ऐसे केसेस में भी क्या होगा, 1/10 का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनना, सेक्शन 235 आते ही सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर गया। हाँ, अब सेक्शन 235 के प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हो तो एक शेयर होल्डर भी पहुंच सकता है कोर्ट में। ध्यान सुनना, इसमें डिफरेंसेस, टेक्निकल एस्पेक्ट्स है। क्या होता है ना, बच्चा लोग क्या सोचता है कि बोले एक शेयर होल्डर थोड़ा जाएगा। अरे देखो समझो, सेक्शन 235 ने प्रोसीजर बता दिया। अब यहां पर क्योंकि आप कोई डिसेंडिंग शेयर होल्डर कहता नहीं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे, नहीं, गलत कर रहा है शेयर होल्डर लोग। आप कब रोकोगे उनको, जब वहां पर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गया कि उसके लिए मिनिमम जो 1/10 चाहिए वो भी आपके हाथ में नहीं बचा, फिर क्या करेंगे आप। ऐसे केसेस में ये कहा गया कि अगर सेक्शन 235 के प्रोसीजर को ही फॉलो नहीं किया गया, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, आपको कहा गया था सबको शेयर होल्डर्स को तो 900 पर शेयर प्राइस दिया जा रहा है, और एक शेयर होल्डर है जिसके साथ जाति किया गया उसको 700 रुपया दिया जा रहा है, 700 पर शेयर। ये क्या गलत है भाई, इसमें वो ट्रिब्यूनल जा सकता है और ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है। बात पकड़ में आ रहा है।
उम्मीद कर रहा हूं, पहले पढ़ा है इसलिए उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं एक बार। ऑलराइट, अब लिस्टेड कंपनी की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स यार हम लोग सेबी में देखेंगे जाकर, और याद रखना जैसे ही लिस्टेड कंपनी की बात होगी, कुछ एक प्रोविजन ऐसे हैं जो मैं साथ साथ बोल रहा हूं, बुद्धि खोल के सुनना। लिस्टेड कंपनी के अंदर जैसे मैंने पहले ही बताया कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का होना जरूरी है, मैंडेटरी है। वो कितना कह रहे हैं? 25%, 25% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब इतना पब्लिक का होल्डिंग होना जरूरी है लिस्टेड कंपनी के केसेस में। और अगर डिक्रीज हो गया तो भाई इंक्रीज कर लेना, नहीं छोड़ेंगे नहीं तो लिस्टेड नहीं रहोगे, छोड़ेंगे नहीं, लिस्टेड ही नहीं रहोगे। Now let's understand the takeover of unlisted companies। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें मिक्सअप करके बोला हूं ताकि कुछ बातें आपको क्लैरिटी बेस पे रहें। आइए, अनलिस्टेड कंपनी एग्जाम के लिए आ सकता है सर, बच्चों का भरोसा रहता है कि नहीं अनलिस्टेड कंपनी कौन पूछेगा, आ जाता है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 226 ऑफ कंपनी से कहता है कंटेन्स ए कंपल्सरी एक्विजिशन मोड फॉर अ ट्रांसफरी कंपनी टू एक्वायर द शेयर्स ऑफ मिनॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। अब मैं बता दूं तुमको, अगर तुम्हारी बुद्धि खुल गई होगी एकदम से, यहां मैंने एग्जांपल में क्या कहा था, ट्रांसफरर कंपनी कितना 90% तैयार है, कंसेंट सलाह मिल गया जी। ऑलराइट, 10% का कंपल्सरी एक्विजिशन करेगी कौन? ट्रांसफरी कंपनी। याद रखिएगा ये बात को। पहला बात बोल के याद करवाऊंगा, ध्यान से सुनना। इन द वेयर द स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर नॉट लेस देन 9/10, मतलब कितना 90% इन वैल्यू। कौन लोगों का शेयर होल्डर? ट्रांसफरर कंपनी का। भाई उसी का तो तुम शेयर आगे खरीदने वाले हो पूरा। कह रहा है 90% वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी whose transfer is involved the transferring company may give the notice to the dissenting shareholder। कौन देगी? ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी क्या कहेगी, देख भाई 90% शेयर होल्डर तो तैयार हो गए हमको अपना शेयर देने के लिए, ठीक है। अब तुम कितने बच्चे, मान लो लेस देन 10%, हम तुमको नोटिस भेज रहे हैं, अपना शेयर चुपचाप सरेंडर कर दो। देखो किसको भेजेगी? शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, dissenting shareholder of that transferring company desires to acquire their shares। याद रहेगा, the scheme shall binding on the all shareholder of the transferor company including dissenting shareholders unless a tribunal, of course अब तक कि ट्रिब्यूनल कोई और ऑर्डर पास ना करे, जैसे यहाँ पे क्या रखा है, the scheme shall not be binding on the all shareholders। अब हो सकता है ट्रिब्यूनल में आपने एप्लीकेशन लगाया तो ट्रिब्यूनल बोल सकता है बेटे ये आपका प्रोसीजर आप फॉलो नहीं कर रहे, 235 का वहां रोक सकता है, बात पकड़ में आ रहा है। या समझना, झोली मचा पड़ाओ कंपनी में तो बात अलग है, बात पकड़ में आ रहा है, छोटा सा बात है, सिंपल सा बात है। ट्रांसफरर कंपनी का शेयर होल्डर, ट्रांसफरर कंपनी का शेयर होल्डर पहले अपना 90% वैल्यू कंसेंट देगा, रेस्ट और 10% को ट्रांसफरी कंपनी नोटिस भेजेगा और ये बताएगा कि भाई हम आपका शेयर्स खरीदना चाहते हैं, और खरीदना चाहते हैं क्या है, आपको अपना शेयर सरेंडर करना है, अनलेस अदरवाइज कोई ट्रिब्यूनल का ऑर्डर ना हो। और ये प्रक्रिया 4 महीने में कंप्लीट कर ली जाएगी, याद रखिएगा। देखो, ट्रांसफरी कंपनी शैल गिव द नोटिस टू मिनॉरिटी डिसेंडिंग शेयर होल्डर एंड एक्सप्रेस इट्स डिजायर टू एक्वायर देयर शेयर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स आफ्टर टेकिंग एन ऑफर एंड एंगेज इन सेक्शन 235। याद रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझो, ये वाला पैराग्राफ बीच में जो है वो रीड करना है, इसी को मैं बार बार आपको कह रहा हूं। चलो मैं रीड करवाता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। When a company intends to take over another company through acquisition of 90% or more in value of the shares of that company, the procedure laid down under section 235 of the act could be beneficially utilized. When one company has been able to acquire more than 90% control in another company, the shareholder holding remaining control in the other company are reduced to minority। Of course 90% तो कर ही लिया, तो फिर जो बच गया वो क्या हो गया, minority shareholder हो गया। They do not even command at 10% stake as to make a meaningful utilization of the power। Such minority cannot even call for extraordinary general meeting under section 100, nor they can consider valid strength on the ground of their proportion to issued capital or for making an application to the tribunal under section 241 of act, alleging that act of operation and or mismanagement। Hence the statute itself provides them a meaningful exit route। समझ में आ रहा है कि अगर, क्योंकि आप एक समझो ना, लेस देन 10% हो गया तो आपके पास तो ना तो आप ईजीएम कॉल कर सकते हो, ना आप ट्रिब्यूनल जा सकते हो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि आपके मैनेजमेंट क्राइटेरिया क्या, मिनिमम क्राइटेरिया क्या था, 1/10 ऑफ टोटल पेशेंट कैपिटल होल्ड करते हो एट टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन। अब क्या करूं सर, तो ऐसे में सेक्शन 235 ने ही रूट दे दिया, एग्जिट रूट।
हाँ मैं फिर कह रहा हूं एग्जिट रूट में ही गड़बड़ आ रही है तो आप एप्लीकेशन लगाओ टर्मिनल में, अदरवाइज जरूरत नहीं है, क्योंकि 235 के प्रोसीजर फॉलो करके आपको बेटा राजी खुशी तरीके से एग्जिट मिल रहा है, याद रहेगा। अब दो बातें इंपॉर्टेंट है, या तो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ या अपना शेयर बेचो और निकल जाओ। The advantage of going through the route is facility for acquisition of minority stake, but even without going through this process, if acquirer is confident of acquiring the entire control, there is no need to go through the section 235. सिंपल सी बात है, अगर 100% का कंसेंट ही मिल गया, ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स 100% अपना स्टेक दे रहे हैं, लो पकड़ो भैया हम जा रहे हैं, तो सेक्शन 235 जाना ही नहीं है। सेक्शन 235 का खेल कब स्टार्ट होता है, जब भाई डिसेंडिंग शेयर होल्डर इन्वॉल्व हो जाए। आ जाओ मेरा बच्चा लोग, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 235 के एग्जाम की पर्सपेक्टिव से, ध्यान समझते हैं। देखना तुम्हें फटाफट तैयार करवा दूंगा, तुम पूरा ध्यान से सुन लो एक बार। देखो ट्रांसफरी कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी के बीच में क्या होगा, पहले तो ज्वाइन टुगेदर द बोर्ड लेवल एंड कम आउट विद द स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सारी टर्म एंड कंडीशन सब डिसाइड की जाएंगी। तो ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरर दोनों ना, ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी आपस में बैठेंगे, इनका बोर्ड बैठेगा, डिस्कस करेगा टर्म्स एंड कंडीशंस, और एक फाइनली की स्कीम ड्रॉ कर ली जाएगी। ठीक है, बोलो सर ठीक है कर लिया। अब ये बात कब हो रहा है, जब आपका अप्रूवल वगैरह आपने ले लिया, किनसे, आपका मेजॉरिटी शेयर होल्डर 90% से आपने कॉन्सेंट ले लिया है, उसके बाद की कहानी है सब कुछ है, समझ में आ रहा है। कब की कहानी है, सेक्शन 235 के अंदर डिसेंडिंग शेयर होल्डर से लेने जाना है अपन को। तो ये बैठ गए आपस में बोर्ड लेवल पर, याद आएगा, ज्वाइन टुगेदर एट द बोर्ड लेवल एंड कम आउट विद द स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कैसे सब कुछ प्रोसेस किया जाएगा, इसके लिए डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को फॉर्म नंबर CAA 14 याद रखेंगे, CAA 14, इसमें नोटिस दिया जाएगा डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को। याद रखिए डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को, याद रखिए डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स वापस बोल रहे हैं, टू द लास्ट नोन एड्रेसेस टू द डिसेंडिंग शेयर होल्डर, याद रहेगा। अब देखो ध्यान सुनना, क्यों क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, इस नोटिस को, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे कंपनी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस नोटिस को CAA 14 को अप्रूव करेंगे और ये कहेंगे उसमें जो भी स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ डिसाइड हुआ है डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को किस तरह से एग्जिट रूट दिया जाएगा, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट इस बात की कंफर्मेशन बाय अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब होगी। सो एवरी ऑफर और सर्कुलर कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ द स्कीम शैल बी ड्यूली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज and every recommendation to the members of the transferor company by its director to the accept the such offer। अब ट्रांसफर कंपनी खुद डायरेक्टर कह रहा है कि अरे डिसेंडिंग शेयर होल्डर यहाँ ले लो भाई, अच्छा मौका है, हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं। याद रखना डायरेक्टर रिकमेंड ही करेंगे, मैंडेटरी नहीं करेंगे। मैंडेटरी तो सेक्शन 235 ने वैसे ही कह दिया कि एग्जिट है, बात पकड़ में आ रहा है। ट्रांसफरर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेशन देगा। तो हमने क्या करना है, फॉर्म उठाएंगे CAA 14 सेंड करेंगे डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को, याद रहेगा। कहां करेंगे, लास्ट नोन एड्रेसेस पे यार। अब रूल 26A ध्यान सुनना, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन रूल आइएगा। परचेज ऑफ मिनॉरिटी शेयर होल्डिंग हैंड इन डीमैट फॉर्म, ये मैंडेटरी है जी। कैसे करना है, डीमैट फॉर्म में ही होगा सारा ट्रांजेक्शन, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, तुम ध्यान सुनना बस एक बार। देखो पहला काम है विद इन 2 वीक्स, कहता है कंपनी शैल विद इन 2 वीक्स। अब सबसे पहले क्या हुआ होगा ना, ध्यान सुनना, जो ट्रांसफरी कंपनी है ना उससे भैया हमने अमाउंट पहले ही मंगवा लिया है। मतलब सर जितना भी अमाउंट कितने का, जैसे फॉर एग्जांपल एज्यूम करो हम एक बार मानते हैं 90% शेयर्स का अमाउंट हमने एक बार एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिएगा 900 CR है, एज्यूम कर लो एक बार के लिए 900 करोड़। अब ये 900 करोड़ अमाउंट जो है ट्रांसफरी कंपनी से आपने पहले ले लिया है, क्योंकि डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को बाद में आ रहे हैं। पहले तो जो एग्री 90% लोग शेयर होल्डर था उन लोगों का पेमेंट आपने कर दिया है। अब बात कर रहे हैं उनका जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स रहेगा इस पीरियड के अंदर, ठीक है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, कहता है कंपनी शैल विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट इक्वल टू द प्राइस ऑफ द शेयर्स टू बी एक्वायर्ड बाय द एक्वायरर अंडर सेक्शन 236 वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ द मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स होल्डिंग शेयर्स इन डीमैट। सर क्या करना है, इन सिंपल वर्ड्स विद इन 2 वीक्स, विद इन 2 वीक्स। ये 2 वीक्स कहां से काउंट होंगे, कहां से काउंट होंगे, अमाउंट ऑफ एक्विजिशन रिसीव्ड
अब यहां पर ध्यान सुनना, ये 2 वीक्स एक अलग है, यहां पे ध्यान सुनना 2 वीक्स में करना क्या है। जैसे ही अमाउंट ऑफ एक्विजिशन आपको रिसीव हो गया, जो भी जितना भी अमाउंट आप मतलब अमाउंट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितना एक्वायर किया जाना है, जैसे मैंने कहा 900 करोड़ का डील है ये, तो 900 करोड़ का अमाउंट आया, सेपरेट अकाउंट में जाएगा, ये पता होगा सबको, सेपरेट अकाउंट में जाएगा। इसका 2 वीक के अंदर 2 वीक्स के अंदर कंपनी का पहला काम क्या है, वेरीफाई करे क्या, डीमैट किनका, डिसेंडिंग शोल्डर्स का। भी बात सिंपल सी याद रखने की है, क्या है, विद इन 2 वीक्स के अंदर कंपनी वेरीफाई कर दे कि जो डिसेंडिंग शोल्डर्स है उनकी होल्डिंग डीमैट में है। याद रहेगा पहला बात, ठीक है सर। अब देखो दूसरी बात, कहता है आफ्टर वेरिफिकेशन, वेरीफाई कर लिया, हाँ भाई हमने वेरीफाई कर लिया डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स हैं वो डीमैट में है। कब तक वेरीफाई करना है, विद इन 2 वीक्स। विद इन 2 वीक्स कब से काउंट हो जाएंगे, जब से वो सेपरेट अकाउंट में एक्विजिशन का अमाउंट आ चुका है, वहां से 2 वीक्स, ठीक है सर। अब वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, सेंड नोटिस टू द मिनॉरिटी शेयर होल्डर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ईमेल है। भाई अमाउंट आ गया, कंपनी ने चेक कर लिया, हाँ भाई इन लोगों का शेयर होल्डिंग डीमैट में है, 2 वीक्स का टाइम मिला था हमको, हमने चेक कर लिया। अब सबको नोटिस भेजो, डिसेंडिंग शेयर होल्डर तुमको नोटिस भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट है, ईमेल है, हाँ कुरियर है या स्पीड पोस्ट है, बोलो रजिस्टर्ड पोस्ट है, स्पीड पोस्ट है, कुरियर या फिर ईमेल है, ठीक है सर। और उसमें बताएंगे क्या भाई, कट ऑफ डेट, कि बेटा बैठे मत रहना, कट ऑफ डेट बता रहे हैं। और कट ऑफ डेट जो कह रहा है नॉट अर्लियर देन 1 मंथ, कहता है कट ऑफ डेट क्या नहीं होगी, नॉट टू बी अर्लियर देन 1 मंथ आफ्टर डेट ऑफ सेंडिंग द नोटिस। नोटिस सेंड कर दिया और नोटिस में डेट लिखा होगा, याद रखना, उस नोटिस जो सेंड किया हुआ है नोटिस में जो डेट लिखा है उसमें बोला नॉट देन अर्लियर 1 मंथ, नॉट अर्लियर देन 1 मंथ, बोलो ना, नॉट अर्लियर देन 1 मंथ, नॉट टू बी अर्लियर देन 1 मंथ। The shares of the minority of shareholder shall be debited from the, अब इस ड्यूरेशन में क्या होगा, इस ड्यूरेशन में क्या होगा समझो, जो नॉट अर्लियर देन 1 मंथ बोल रहे हैं ना, इस ड्यूरेशन के अंदर क्या होगा, जो मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स का डीमैट के अंदर शेयर है ना, डीमैट का शेयर है, उसे डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट। डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट ट्रांसफरर कंपनी, सुनना मेरे सर, ट्रांसफरर कंपनी, डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट कौन ओपन करवाएगा, ट्रांसफरर कंपनी, ताकि उस डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट के अंदर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के जो डीमैट में शेयर्स हैं उसे वहां से हम क्या करेंगे, डेबिट करके और क्रेडिट कर देंगे डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट में। मतलब ये लोग कर रहा है, ठीक है। Unless the shares are credited to the demat account of the acquirer, special notice before the cut off date. तो कट ऑफ डेट के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा कि जो डेजिग्नेटेड अकाउंट है उस डेजिग्नेटेड अकाउंट में इनका शेयर होल्डर्स का जो डीमैट शेयर्स है वो आएगा और वहां से वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा, डीमैट अकाउंट ऑफ एक्वायरर। याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं फिर कहता है, अ कॉपी ऑफ नोटिस सर्व्ड मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स शैल आल्सो बी पब्लिश। अब ये छोटी सी बात है, साइड में रखना याद, किसमें, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक वर्नाकुलर, चल जाओ यार, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज, कहां पर, जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, प्लस कंपनी का वेबसाइट पर भी अपलोड कर दो काम हो गए। नोटिस भेज दिया प्लस साथ के साथ क्या कर दिया, अच्छा नोटिस भेज दिया, इसकी खबर भी डालेंगे ना नोटिस में, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में, याद रहेगा, ठीक है सर। इसके बाद देखो क्या करना है हमको, कंपनी शैल इन्फॉर्म द डिपॉजिटरी इमीडिएटली, क्योंकि डीमैट का सारा ट्रांजैक्शन खेलना कहां से, डिपॉजिटरी के पास है भाई, तो डिपॉजिटरी को इमीडिएटली इंटीमेट करेगी आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस रिगार्डिंग द कट ऑफ डेट एंड सबमिट द फॉलोइंग डिक्लेरेशंस, क्योंकि यहीं पर ही डेबिट क्रेडिट का खेल होना है, तो इमीडिएटली कंपनी को उसको इंटीमेट कर देगी। अब देखो पॉइंट नहीं, सब रूल 4 में अपने आप ही बात आ रही है क्या, और किस बात का डिक्लेरेशन देगी कि कंपनी के ले रही है कॉर्पोरेट एक्शंस बीइंग इफेक्टेड, कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन ले रहा है जी, एक्विजिशन कर रहा है यहाँ पर, ऑलराइट। मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हुज शेयर्स आर हेल्ड इन डिमैटिलाइज्ड फॉर्म हैज टू बी इन्फॉर्म अबाउट द कॉर्पोरेट एक्शंस एंड मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स और शैल बी पेड बाय द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कॉर्पोरेट एक्शंस। एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ द कॉर्पोरेट एक्शंस, सोल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कंपनी, सोल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो गया, पेमेंट अगर नहीं होता तो किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, ये फिर कंपनी करेगा, ऑलराइट, ऑफ दी कंपनी कह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा अब ध्यान से सुनना, तो पहले वाले स्टेप में हमने क्या ले लिया, स्टेप सर विद इन 2 वीक्स हम लोग वेरीफाई कर ले डीमैट अकाउंट शेयर होल्डर का, फिर नोटिस भेज दिया, उसमें नोटिस में नॉट देन अर्लियर देन 1 मंथ हम डेट बोल रहे हैं, इसमें कट ऑफ डेट बता रहे हैं, ये नॉट अर्लियर देन 1 मंथ कब से कह रहे हैं, जब डेट ऑफ सेंडिंग ऑफ नोटिस की हम बात कर रहे थे,
ठीक है सर। फिर इसी ड्यूरेशन में जो टाइम पीरियड है इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 1 महीने जो बोल रहे हैं इसी में ही जो डीमैट अकाउंट है जिनमें शेयर होल्डर्स डिसेंडिंग शेयर्स है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे किसके अंदर, डेजिग्नेटेड अकाउंट के अंदर। ऑलराइट, फिर लेटर ऑन वो किसमें जाएगा, एक्वायरर के डीमैट अकाउंट के अंदर। फिर 3 के अंदर हमने क्या कहा कि इसकी जानकारी साथ साथ हम लोग न्यूज़पेपर में देंगे, इंग्लिश में भी और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में देंगे, याद रहेगा, और प्लस कंपनी का वेबसाइट पे। फिर डिपॉजिटरी को इमीडिएटली इंटीमेट करेंगे, बताएंगे किसके बारे में, कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में। प्लस minority shareholders whose shares are held in demat form have been informed about such corporate actions कि हमने सबको CAA 14 नोटिस भेज दिया है डिसेंडिंग शेयरहोल्डर्स को। क्या CAA 14 नोटिस भेज दिया कि भैया हम आपका शेयर्स ले रहे हैं, तो इसका कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में मिनॉरिटी शेयरहोल्डर को बता दिया है। थर्ड कहता है मिनॉरिटी शेयरहोल्डर शैल बी पेड बाय द कंपनीज इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन एंड डिस्प्यूट। अगर कोई भी राइज होता है, कंप्लेंट्स होती है, तो ये सोल रिस्पांसिबिलिटी कंपनी का रहेगा। अब देखो ऐसा केस में क्या होगा, सब रूल 5 कहता है कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज करेगा। किसको कह रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज करेगा, ये कोई और ऑथराइज करेगा, कहेगा भाई सुन चलो जाओ डिपॉजिटरी को इंटीमेशन दो, ये तो तुमको ऊपर करवा के आयो काम, ये डिपॉजिटरी को तुम्हें बताना है। फॉर द पर्पस ऑफ अफेक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू द कॉर्पोरेट एक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज द कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर पर्सन टू इन्फॉर्म द डिपॉजिटरी अबाउट सब रूल। अब ये कौन बताएगा, अब तुम चाहो तो यहाँ शॉर्ट में लिख दो, बाय कंपनी सेक्रेटरी टू इंटीमेट डिपॉजिटरी। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए कह रहा हूं ताकि तुम्हें क्विकली रिकैप होता चला जाए, ठीक है, ठीक है सर। ना अपॉन द इंफॉर्मेशन, अब देखो बहुत सिंपल है, यहां से इंफॉर्मेशन आ गया डिपॉजिटरी पर, डिपॉजिटरी डील करेगा। अपॉन रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी शैल मेक द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मिनॉरिटी शेयरहोल्डर हु हैव नॉट और ऑन देयर ओन, जिन्होंने नहीं किया, इसलिए क्या ना सरेंडर, ठीक है। तो डिपॉजिटरी वेरीफाई करेगा, वेरीफाई कर ले, चेक कर लेगा भाई डिसेंडिंग शेयरहोल्डर का ये अकाउंट है डीमैट का, ऑलराइट सर। अब यहां से ये ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर दिया शेयर इन द फेवर ऑफ द एक्वायरर इनटू डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट ऑफ द कंपनी ऑन द कट ऑफ डेट एंड इंटीमेट द कंपनी। तो यहां पर डिपॉजिटरी क्या करेगा, यहां से शेयर लेगा, और किन का जो शेयर लोग जो मिनॉरिटी शेयरहोल्डर ने अपना ट्रांसफर नहीं किया है, तो यहां पर डिपॉजिटरी डिसेंडिंग शेयरहोल्डर के डीमैट से शेयर्स लेगा और उसे किसे ट्रांसफर कर देगा, डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट में। डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट जो कि किसके फेवर के लिए ओपन किया गया, इन द फेवर ऑफ एक्वायरर। ऑलराइट सर, अभी एक्वायरर को दिया नहीं है हमने। अब देखो आफ्टर रिसीविंग इंटीमेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ द डिपॉजिटरी, अब दूसरा स्टेप अपना बन गया, कंपनी सेक्रेटरी ने इंटीमेट किया, डिपॉजिटरी ने ट्रांसफर किया, और फिर डिपॉजिटरी ने इंटीमेट कर दिया किसको, कंपनी को, भाई हमने तुम्हारा काम कर दिया है डीमैट में, डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। After receiving intimation of successful transfer of shares from the depository, the company shall immediately disburse the price of the shares to so transferred to the each minority shareholder after deducting the applicable stamp duty। क्योंकि फिजिकल ट्रांसफर है, याद रखना, स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, ये बात याद होगी तुम लोगों को। अगर फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता तो स्टैम्प ड्यूटी यहाँ अट्रैक्ट नहीं होता, फिर टैक्स आप जानते हो ना कैसे चार्ज होता है। तो फिजिकल ट्रांसफर हो रहा है, फिजिकल ट्रांसफर का मतलब, अरे सुनो पेपर फॉर्म में नहीं कह रहा हूँ, यहाँ स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। ऑलराइट, लिस्टेड कंपनी केसेस में नहीं लगेगा, लिस्टेड कंपनी इसलिए स्टैम्प ड्यूटी लगा रहे हैं। फिजिकल ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे डीमैट में ही हो रहा है, मतलब उस सेंस में मैं समझाना मैं कह रहा हूँ, जो अनलिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड होती तो स्टैम्प ड्यूटी यहाँ ट्रैक नहीं होता। आओ, अपॉन सक्सेसफुल पेमेंट टू द मिनॉरिटी शेयरहोल्डर्स द कंपनी शैल इन्फॉर्म द डिपॉजिटरी टू ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ द शेयरहोल्डर्स and capital gains account of the company to demat account of the acquirer। पेमेंट कर दिया, बोले हाँ सर पेमेंट कर दिया। डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट में तो अभी भी हमारा ही कंट्रोल है, हमें कम मिलेगा सर, पेमेंट कर दो तो एक्वायरर जैसे ही पेमेंट कर देगा उसके बाद डेजिग्नेटेड डीमैट अकाउंट से कहां चला जाएगा वो शेयर, एक्वायरर का डीमैट में। ऑलराइट सर, नाउ वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ये मजेदार क्या है, याद रखना इंपॉर्टेंट भी है। Tribunal statutory order authority restraining any transfer of such shares or and the payment of dividend, the shares are placed hypothecated under the provision of Depository Act. Deposit shall not transfer the shares of minority shareholder to the designated demat account of the company under sub rule 6। ऐसा लोग अगर है जिनका शेयर या तो कोई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, बीच में ट्रिब्यूनल आया का ऑर्डर है, ठीक है, पेमेंट को रोका गया है या प्लेज किए हुए शेयर्स, अब मान लो एक शेयर होल्डर है उसने अपने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं, अरे वाह, तो भाई तुम्हारा ट्रांसफर नहीं करेगा, डिपॉजिट से रोक देगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है अगर कट ऑफ डेट किसी हॉलीडे पे आता तो नेक्स्ट वर्किंग डे को हम लोग कट ऑफ डेट ट्रीट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, कहता है एवरी ऑफर शैल कंटेन अ स्टेटमेंट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी
डिस्क्लोजिंग दैट इंश्योर दैट नेसेसरी कैश विल बी अवेलेबल। ये बात आपको हर एक डिस्क्लोजर में ट्रांसफर कंपनी मेंटेन करनी है कि भैया क्या नेसेसरी कैश जो है इस डील के लिए कंपनी के पास अवेलेबल है। Any accusation issuing a circular containing any false statement or giving the false impression or containing the information shall be punishable fine. After the scheme or contract recommendation of the board of director of the transferor company, if any circulated and approval of not less than 9/10 मतलब 9/10 मतलब वही of course 90% value of transferor company and should be obtained within 4 months from the date of the circulation. It is necessary that the memorandum, अब कह रहा है देखो ध्यान सुनना, memorandum of ट्रांसफरी कंपनी का ये इस एक्विजिशन की ऑथराइजेशन देता हो, मतलब कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर ये बात लिखी हो कि कंपनी इस तरह से टेक ओवर कर सकता है। ये मैंडेटरी किसके केस में? ट्रांसफरी कंपनी केस में। अगर नहीं है तो आपको पहले मेमोरेंडम को अल्टर करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बात किस में होती, ट्रांसफर कंपनी के केस में, तो ये दिक्कत नहीं था, उसमें हमको ये देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक्ट जो है यहाँ पर ट्रांसफर ही कर रही है कंपनी। तो कहता है transferee company should contain as one of the object of the company as provision or takeover of the controlling shares in another company. If member doesn't have the provision, then company must alter the object first by contacting the EGM. All right, and this approval is not required to necessarily obtain in a general meeting of the shareholder of the transfer company. ये केस में वहां पर नहीं लगेगा, याद रहेगा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऐसा नहीं लिखा है। ट्रांसफरी कंपनी हो तुम, बोले हाँ क्या करना चाहती हो, 90% हम स्टेक एक्वायर करने जा रहे हैं, तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऐसा लिखा है कि तुम कर सकते हो टेक ओवर दूसरी कंपनी को। बोला सर नहीं लिखा है, टेक ओवर नहीं के बारे में तो नहीं लिखा। तो बोले करो। चलो अब देखो, once approval is available, transferee company becomes eligible for right to compulsory acquisition of minority interest. ये जरूरी है, ठीक है ना। ट्रांसफरी कंपनी हैज टू सेंड अ नोटिस टू द शेयर होल्डर ऑफ हैज नॉट एक्सेप्टेड ऑफर। ये सेम है, वही बात आगे जो हमने अभी ऊपर समझा है रूल्स के अंदर। ऑलराइट, उनको नोटिस भेजा जाएगा। कौन से फॉर्म में भेजेंगे हम लोग? CAA 14, जिसमें हम डिटेल देंगे पूरी। Once the acquisition of transfer is in value of not less than 90% registered in the book of the transferor company shall within 1 month of the date of the registration inform the dissenting shareholders of the fact that this registration, अभी ऊपर पढ़ा दिया, not earlier than 1 month अभी बताए थे, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक, transferee company having acquired shares in a value not less than 90% is under the obligation to acquire the minority stake as stated aforesaid. Hence, it is required to transfer the amount or other consideration equal to the amount or consideration required for acquiring the minority stake to transferor company, and the amount or consideration required to be so transferred by transferee company to the transfer company shall not in any way less than the terms of acquisition offered under the scheme of contract. ये सिंपल सी बात है, ये पहले ही हमने सीख लिया अभी ऊपर पॉइंट्स में, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज मत हो जाना, ये पॉइंट्स में ऊपर सीख लिया हम सारी बातें, ठीक है। एंड एनी अमाउंट अदर देन कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द ट्रांसफर कंपनी इन द मैनर अफोर्डेड शैल बी पेड इनटू अ सेपरेट बैंक अकाउंट। ये पहले ही बता दिया था यार। अब ये बात देखो छोटी सी इंपॉर्टेंट है, साथ में जो आ रही है, फ्री में है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कहता है सर यहाँ पर हमको अमलगमेशन वाला बेनिफिट चाहिए, नहीं मिलेगा। Takeover achieved in the above process under Section 285 will not fall within the meaning of amalgamation under Income Tax Act 1961. Tax concession चाहिए, नहीं मिलेगी बेटे। Since benefits of amalgamation provided under the said act will not be available to the acquisition under the consideration, the takeover in the above process will not enable the carrying forward and absorbed depreciation and accumulated loss of the transferor company in the transferee company for a reason the takeover doesn't result in transfer company losing its identity. क्योंकि भैया कोई यहाँ पर आइडेंटिटी खत्म नहीं हो रहा, कंपनी ए और कंपनी बी में हम सीखा भी, तो कंपनी बी खत्म नहीं हो जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा हाथ से अपने। चेकलिस्ट यार ये तो सिंपल है रे, रीड करना एक बार। चेकलिस्ट तो पढ़ा के मॉड्यूल 2 के अंदर खूब चेकलिस्ट पढ़ा दिए हैं। टेक ओवर लिस्टेड कंपनी देखते हैं। टेक ओवर लिस्टेड कंपनी, ध्यान सुनना एक बार, इंपॉर्टेंट छोटी सी बात है। इसमें मैंने पहले एक छोटी सी बात करी थी, इसको नोट कर लेना, चाहे बुद्धि में बैठे तो बहुत सी बात है। हम यहाँ जब देखेंगे टेक ओवर अंडर लिस्टेड कंपनी, तो हम जानते हैं कि इसका मेन जो लॉ है वो रेगुलेट करता है कौन सा, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011 प्लस कंप्लायंसेस हमको चाहिए, किसके कंप्लायंस हम सेबी एलओडीआर करने होंगे, कंपनी एक्ट 13 के करने होंगे, एंड ऑल्सो मेंटेन द पब्लिक मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। अब इसमें मैं आपको जो अभी बता रहा हूँ ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स फटाफट आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि एक बार हम लोग बेसिक क्लियर कर लें इसका, फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर और डिटेल में जाएंगे। बेसिक डेफिनेशन जो जरूरी हैं, जैसे यहां कह रहा है एक्वायरिंग शेयर्स विद एन इंटेंशन टू टेकिंग ओवर द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द टारगेट कंपनी, हम टेक ओवर बोल रहे हैं। और कह रहा है व्हेन एन एक्वायरर एक्वायर्स अ सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स ऑफ द टारगेट कंपनी रिजल्ट्स इन अ सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स।
ऑलराइट, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। अब सब्सटेंशियल एक्विजिशन जो है वो मैं आपको आगे चल के और बताऊंगा किस तरह से इन परसेंटेज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोड ने कहीं भी स्पेसिफिकली सब्सटेंशियल को डिफाइन नहीं किया है। सब्सटेंशियल अगेन इज नॉट डिफाइंड द रेगुलेशन, एंड व्हाट इज सब्सटेंशियल फॉर वन कंपनी मे बी नॉट सब्सटेंशियल फॉर अदर कंपनी, so it can therefore not be quantified in a terms of number of shares, ठीक है। so we will try to understand this concept in the number of, not number of shares but in a percentage। acquirer कौन होता है, कहता है person, any person who directly indirectly acquires or agrees to acquire whether himself or through with this person acting concerned with or with shares or voting rights। अभी definition जो है ना ये पढ़ना थोड़ा थोड़ा जरूरी है, ठीक है, इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कौन कौन सी हैं, उस पर भी आप ध्यान दे लीजिएगा। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव में पढ़ी होंगी और उम्मीद कर रहा हूं बेसिक्स है, ठीक है। मेरा स्टूडेंट लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जानता है अच्छे से, ठीक है। अब कोई नया स्टूडेंट है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उसने भी पहले पढ़ा होगा ना। कंट्रोल का मतलब यहाँ पे जैसे देखना है, कंट्रोल का मतलब अपॉइंट द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, कंट्रोल द मैनेजमेंट, पॉलिसी डिसीजन, एक्सेसिबल ऑफ पर्सन और पर्सन एक्टिंग कंसर्ट और इन कंसर्ट डायरेक्टली और डायरेक्टली। अभी रिलायंस वाला केस भी आप सुना होगा, बताए थे, ऐसे रिलायंस को भाड़ में जान दो, तो मैं समझो कम ए प्लस बी एम प्लस सी, भले ये सेपरेट हैं तीनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर टारगेट कर रहे हैं एक्स लिमिटेड को, तो अगर ये इंटेंशन प्रूव होती है कि तीनों मिलकर ही उसके वोटिंग राइट्स को, मैनेजमेंट को या उसके बोर्ड डायरेक्टर को कंट्रोल का मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी टू अपॉइंट द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है पॉइंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात नीचे लिखी देखो, प्रोवाइडेड दैट अ डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ अ टारगेट कंपनी शैल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी कंट्रोल ओवर द सच टारगेट कंपनी मेनली बाय वर्च्यू होल्डिंग सच पोजीशन। you cannot control the director or officer of the company. You can appoint the majority of directors, but it doesn't mean that you can control the directors. I hope you can understand this term. कंट्रोल ही कर लिया तो फिर तो ये हुआ ना कि वो जो भी गलत सलत बोलेगा डायरेक्टर कुछ भी करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड का मतलब कम से कम ये 10% तो ट्रेड रहा हो। 10% ट्रेड किस किस का रहा हो, जैसे मान लो क्लास ए सिक्योरिटी है, हमने कहा इक्विटी शेयर्स हम उसके एक्वायर कर रहे हैं, जूम करो, ठीक है, इक्विटी करेंगे याद रखना यहाँ पर फॉर दिस पर्पस। तो हम इक्विटी एक्वायर कर रहे हैं, क्लास उसमें हो सकती है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी इक्विटीज हो सकते हैं। क्लास ए के इक्विटी शेयर्स हैं जो एक्वायर किए जा रहे हैं। अब वो कम से कम 10% ट्रेड हुआ। 10% ट्रेड का मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, थ्रू आउट 12 महीने में। 12 महीने कहां से काउंट करेंगे, जिस महीने में ये एक्विजिशन का ऑफर रखा जा रहा है उससे पिछला 12 महीने में वो 10% ट्रेड क्यों। 10% ट्रेड का मतलब शेयर्स टोटल टर्नओवर क्या रहा 12 महीने के अंदर, कितना खरीदा बेचा गया है, ठीक है, जितना खरीदा बेचा गया उसका हम 10% हम चेक कर रहे हैं। 12% देखो वो 10% कहता ट्रेडेड टर्नओवर ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग द 12 कैलेंडर मंथ्स प्रीसीडेड कैलेंडर मंथ इन विच द पब्लिक अनाउंसमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। अब जिस पब्लिक अनाउंसमेंट जिसे आप मंथ बना रहे हैं उससे पहले 12 महीने में एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सच क्लास ऑफ टारगेट कंपनी। अब खरीद बेच कम से कम 10% रहा हो। इसका ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस पहले क्लासेस में किया है मैंने। आइडेंटिफाइड डेट्स हैं, इमीडिएट रिलेटिव्स जैसे स्पाउस हो गया, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, चाइल्ड, ठीक है। एक बार जरूर देखना मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। अच्छा, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के अंदर हम बात करें, अगर ये कंपनी होती कौन सी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर होती, अरे यार चल जाओ भाई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी रह जाती है, 10%, अदरवाइज 25% चलता है। याद रहेगा तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 10%। अरे यार फिर रुक गया। ऑलराइट शेयर्स का मतलब यहाँ पे पहली इंपॉर्टेंट चीजें देखो। शेयर मींस इक्विटी शेयर कैपिटल, ये याद रखेगा, जिसमें क्या कर रहा है, कैरिंग द वोटिंग राइट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वोटिंग राइट्स होना चाहिए। सर डीवीआर में वोटिंग राइट्स होता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स अगर हैं तो फर्स्ट मिलेगा, होता है यहाँ डीवीआर में। एंड शैल बी इंक्लूडेड ऑल डिपॉजिट रिसीट्स व्हिच एंटाइटल द एक्साइज द वोटिंग राइट्स। अगर डिपॉजिट रिसीट्स इशू की हुई है आपने तो अगेन याद रखिएगा, अगर वोटिंग राइट कैरी कर रही है तो वो भी इंक्लूड होगा फॉर दिस पर्पस। Target company includes body corporation established under central legislation, state legislation, provincial on being of course trending period. All right, अब सुनिएगा। खैर मैं यहाँ पर सर एक सिंपली आपसे ये आपको कहूंगा कि आप लोग एक बार का डेफिनेशन देख लें। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एग्जीक्यूटिव में बहुत डिटेल में समझाया हुआ सब कुछ, और मैं अपने स्टूडेंट्स को कह ही रहा हूँ चीज, ठीक है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि सर पर्टिकुलर मुझे डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे सेपरेटली पूछ सकते हैं। यूजुअली मैं अब तक जो क्लासेस देता आ रहा हूं उनमें मैंने बहुत बार इन सब बातों को डिस्कस किया है,
तो मैं मेरा अटेंशन उन स्टूडेंट्स की तरफ ज्यादा है जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो सडनली आके डेकोरम डिस्टर्ब करते हैं कि सर ये वाली बात डिस्कस नहीं करी आपने, वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। उसके लिए आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ना कि व्हाट्सएप पे आपको अलग से बताया जा सकता है, बट ड्यूरिंग द सेशंस ये डिस्कस नहीं करूंगा जो ऑलरेडी कर चुका हूं डिस्कस। ऑलराइट, अच्छा आगे क्लास नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और आज का टेस्ट मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टेस्ट मिस मतलब सब टेस्ट यार इंपॉर्टेंट है, कोई सा मत छोड़ो। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।